गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं पीएमएमसी के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम बताएंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो इसका स्केल होता है, वो यूनिफॉर्म स्केल होता है, क्योंकि इसमें जो थीटा जो होता है वो समानुपाती होता है आई के। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है? हमारी आउटपुट अपॉन इनपुट, क्योंकि इसमें जो आउटपुट होता है वो हमारा क्या होता है, दैट इज़ थीटा होता है, और इनपुट होता है हमारा आई। तो ये हो जाएगा सेंसिटिविटी हो जाएगी डी थीटा अपॉन डी आई इजकल टू हो जाएगा जी अपॉन के। जी अपॉन के, क्योंकि यहाँ से अपन देख सकते हैं कि थीटा अपॉन आई कितना आ जाएगा, दैट इज़ जी अपॉन के। सो जी अपॉन के यहाँ पे ही हो जाएगा कांस्टेंट। तो इसका मतलब पीएमएमसी की सेंसिटिविटी होती है हमारी, वो कांस्टेंट होती है। दूसरा, इसमें जो कौन सी जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो दो टेक्निक यूज़ करते हैं। एक तो स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक यूज़ करते हैं जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है, और जो डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग अपन यूज़ करते हैं। अगर मान लो स्प्रिंग हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा? अगर हमारा स्प्रिंग हमारा ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोलिंग टॉर्क जीरो होगा। कंट्रोलिंग टॉर्क जीरो होगा तो इससे यहाँ पे क्या होगा, हमारा सर्किट यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा, जिसमें उसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, बी ना, यानी जी इंटू आई। तो अब यहाँ जो पॉइंटर है तुम्हारा वो जीरो रीडिंग शो करेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो हमारा स्प्रिंग सीरीज़ में कनेक्ट नहीं है कॉइल के साथ, तो यहाँ इस केस में कंट्रोलिंग टॉर्क तो जीरो होगा लेकिन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो नहीं होगा, और यहाँ पे जो पॉइंटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। और हम ये भी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ केवल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग जो होता है वो कॉइल के साथ सीरीज़ में कनेक्ट होता है, बाकी अन्य में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और जो अगला जो हमारा जो फीचर है पाँचवा, ये पीएमएमसी जो है वो हमेशा डीसी या फिर एवरेज वैल्यू ही मेजर करता है। और अगर हम इसमें अपन प्योर एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल जो के लिए ये पॉइंटर क्या होता है, जीरो से राइट हैंड साइड की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जबकि नेगेटिव साइकिल के लिए जीरो से इधर ऑसिलेट करता है, लेफ्ट में ऑसिलेट करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंटर है वो जीरो पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। मान लो कोई इस तरह से कोई वेवफॉर्म आपको गिवन है, एक साइनसोइडल, तो यहाँ पे अपन इसका जो आउटपुट अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगी, दैट इज़ आई नॉट, क्योंकि पीएमएमसी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू ही मेजर करता है। तो इस केस में आपको क्या है, आपको एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यदि मान लो कोई करंट आपको वेव फॉर्म में गिवन है, तब हम इसकी क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, और जिसका फॉर्मूला होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 से t आई dt। साथ में जो फीचर है इसमें जो फ्रिक्शनल एरर होती है वो मिनिमम से मिनिमम होती है, क्योंकि पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क टू वेट रेशियो काफ़ी हाई होता है। टॉर्क टू वेट रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। इसके बाद आती है इसके पीएमएमसी की डिसएडवांटेज। पहली डिसएडवांटेज तो ये है कि ये एसी मेजर नहीं कर सकता। दूसरी डिसएडवांटेज ये है टेम्परेचर का इफेक्ट, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी वो उसकी जो वो कम हो जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाएगा, जिससे हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क कम हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोलिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, हमारा के इंटू थीटा होता है। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो बी कम हो जाएगी, क्योंकि जो डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होता है वो होता है बी इंटू आई इंटू ने, तो बी कम होगा तो यहाँ से इससे टी डी भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से अपन जो वैल्यू अपन मेजर कर पा रहे हैं उसमें एरर आएगी। तो इस तरह से, और जो तीसरी जो डिसएडवांटेज वो है कि जो पीएमएमसी की जो क्या है, रेंज बहुत ही कम होती है, यानी अगर आपको करंट मेजर करनी है तो ये 100 मिली एम्पियर तक की करंट मेजर कर सकता है, और यदि आपको वोल्टेज मेजर करना है तो ये 50 मिली वोल्ट तक ये वोल्टेज मेजर कर सकता है। इसके अलावा इसमें बात करते हैं, अब इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जैसे आपने टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो जो मीटर का जो रजिस्टेंस है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि इसमें जो मीटर जो यूज़ करते हैं उसका जो टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो मीटर का इसमें जो मीटर रजिस्टेंस है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, और जब मीटर रजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे मीटर करंट है वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, और जब मीटर करंट कम हो जाएगी तो इसमें थीटा जो है वो भी कम हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को जो हमें कंपनसेट करने के लिए, इस इफेक्ट को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसमें एक मीटर रेजिस्टेंस के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, इसका नाम है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। और ये स्वैम्पिंग जो रेजिस्टेंस होता है वो मैग्निन और कॉन्स्टेंटन से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा अमीटर का एनहांसमेंट, यानी यदि आपको करंट की रेंज आपको बढ़ानी है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें इस मीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस आर शंट आप हम कनेक्ट करेंगे, और इसमें अपन अब इसके बाद इसमें अपन इस नोड पर अपन KCL लगाएंगे। तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। तो यहाँ पे जैसे हमने, तो हम जानते हैं कि पैरेलल में क्या होता है,
इस ब्रांच में जो वोल्टेज है वो इस ब्रांच में वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। तो ISH RSH इक्वल हो जाएगा IM इंटू RM। तो ISH बराबर आ गया हमारा IM RM अपन RSH। KCL जब हमने इस पर अप्लाई किया तो I इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज़ IM प्लस ISH, यानी I इक्वल टू कितना आ गया, IM प्लस IM। ISH की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, IM यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इस तरह से अपन सॉल्व कर लेते हैं, और I अपॉन IM, ठीक है। और I हमारी जो यहाँ पे वो डिजायर्ड वैल्यू होती है, और IM जो होती है हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है जिसको मीटर मेजर करता है। तो ये आ गया हमारा 1 प्लस RM अपॉन RSH, जहाँ RM क्या IM क्या है, दिस इज द एक्चुअल रेंज होती है, ठीक है। और ये I यहाँ पे डिजायर्ड वैल्यू है। मान लो जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो 10 मिली एम्पियर के लिए इसको डिजायर्ड किया गया है, तो यहाँ पे डिजायर्ड रेंज कितनी होगी, 10 एम्पियर, और जो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितना मेजर करता है, वो 10 मिली एम्पियर मेजर करता है। तो ये 10 मिली एम्पियर मेजर करता है। अब जो इसकी जो डिजायर्ड वैल्यू कितनी हो, 10 एम्पियर है। तो डिजायर्ड वैल्यू के लिए ये मीटर हमने इसको कैलकुलेट किया अलग से, दैट इज़ 10 एम्पियर के लिए यहाँ पे हमने इसको अलग से कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे हमने स्केल को चेंज कर दिया है, एक कैलकुलेटेड स्केल यूज़ किया है। तो इसका जो ये होती है, तो इसका जो रेशो होगा हमारा डिजायर्ड वैल्यू अपन एक्चुअल वैल्यू, यानी न्यू रेंज अपॉन ओल्ड रेंज, तो वो कहलाता है हमारा M, यानी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो इसको इस वैल्यू को सब पुट कर देंगे, तो यहाँ से RM अपॉन RSH बराबर कितना आ जाएगा, दैट इज़ M-1, यानी RSH बराबर कितना आ गया, RM अपॉन M-1। तो यहाँ पे अपन देखें तो जो शंट का जो रेजिस्टेंस होता है, आर शंट होता है, वो मीटर रेजिस्टेंस से बहुत ही कम होता है, और इसमें जो मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। और अगर आपको अब यहाँ पे सिमिलरली अब यहाँ पे आपको वोल्टेज की रेंज आपको बढ़ानी है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक इस मीटर रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, RSCE, ठीक है। तो उसके लिए एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में। अब इस मीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हम मान लेते हैं BM है, और इसका जो टोटल वोल्टेज मान लो B है। तो इसमें मान लो IM करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज क्या होगा, B इक्वल टू कितना होगा, दैट इज़ सीरीज़ में क्या होती है, सेम करंट फ्लो हो रही है IM, और इसमें जो रेजिस्टेंस कितना है RSE प्लस RM। तो BM क्या होगा, यहाँ से अपन देखें इस डायग्राम में सिंपल, तो यहाँ से BM निकाल लेंगे, तो IM कितना होगा, इसमें IM इक्वल टू होगा, दैट इज़ B अपॉन RM होगा। तो अब यहाँ से अपन देखें तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो BM बराबर क्या होता है, IM इंटू RM होगा। अब यहाँ से अपन ने वैल्यू निकाल ली इसकी, दिस इज़ द डिजायर्ड वैल्यू एंड दिस इज़ द एक्चुअल वैल्यू। तो B अपॉन BM कितना आ गया, दैट इज़ B की वैल्यू हमने पुट कर दी, दैट इज़ IM RSE प्लस RM, और BM की वैल्यू हमारे पास कितनी है, IM इंटू RM। यहाँ से IM से IM कट जाएगा, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर M बराबर RSE अपॉन RM प्लस 1। तो इस तरह से यहाँ पे अपन के पास आ जाता है RSE अपॉन RM इक्वल टू M-1। सो RSE बराबर आ गया RM इंटू M-1। तो यहाँ पे M की वैल्यू जो होती है वो 1 से ज़्यादा होती है। यहाँ पे वहाँ पे शंट रेजिस्टेंस हमने देखा था अमीटर के केस में वो कम था मीटर रेजिस्टेंस से, तो यहाँ सीरीज रेजिस्टेंस जो होता है वो यहाँ पे मीटर रेजिस्टेंस से हाई होता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है, वो होती है हमारी 1 डिवाइडेड बाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। अब करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज़ RSE प्लस RM। तो इसकी जो यूनिट होती है वो ओम पर वोल्ट होती है। सो इसके बाद हम बात करते हैं जब हमारा वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आप मान लो आपको गिवन नहीं है, जब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आपको गिवन नहीं है तो उसको अपन निकाल सकते हैं सेंसिटिविटी के टर्म्स में इस तरह से, वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी गुणा वोल्टमीटर की रेंज कितनी है। सो एक अच्छी रेंज अगर आपको बढ़ानी है तो इसके लिए आपको RSC की वैल्यू तो ज़्यादा से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी हमारा इंस्ट्रूमेंट एक बेटर रेंज प्रोवाइड करेगा। तो उसकी सेंसिटिविटी भी क्या होगी, हाई होगी। तो वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी कब हाई होगी, जब इसमें RSC की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। RSC की वैल्यू हाई होगी, समझ लो इसको रेंज भी हाई होगी, और यहाँ पे वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी भी क्या होती है, इसमें हाई होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट में मान लो ये सर्किट डायग्राम है जिसमें 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2, ये सीरीज़ में कनेक्ट है। अब आपको R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो आप सिंपल जो वैल्यू निकाल लोगे V2 बराबर टोटल वोल्टेज V इंटू R2 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो ये वैल्यू होती है हमारी ट्रू वैल्यू। और जब मान लो जिसको ये निकालना नहीं आता है तो उसके लिए अपन वो क्या करेगा, तो यहाँ पे सिंपल इस R2 के अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देगा और उसका रेजिस्टेंस मान लो RB है। तो अब यहाँ पे जो V2 की वैल्यू आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, हमारा टोटल वोल्टेज V मल्टीप्लाई बाई RB, और R2 यहाँ पे पैरेलल में बटे टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज़ R1 प्लस R2 पैरेलल RB। तो यहाँ पे ये हमारी होती है मेजर वैल्यू। तो ये ट्रू वैल्यू जो होती है वो मेजर वैल्यू के बराबर नहीं आ रही है। तो ऐसा किसके कारण हो रहा है, ऐसा हो रहा है इस वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस के कारण। तो यहाँ पे
हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को इक्वल करना है। तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, आइडियली जो वोल्टीमीटर के रेजिस्टेंस है उसको अपन इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो इनफाइनाइट जब हम मान लेते हैं वोल्टीमीटर के रेजिस्टेंस को, यानी तो इसमें जो R2 पैरेलल जो RB होगा तो वो आ जाएगा हमारा दैट इज़ R2 RB अपन R2 प्लस RB। तो यहाँ से अपन ने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे R2 अपन RB हो जाएगा हमारा दैट इज़ 0। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ R2 के बराबर हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो R2 पैरेलल RB की वैल्यू आ गई R2। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से जो लोडिंग जो इफेक्ट है, तो यहाँ पे अगर उसको कम करना है तो उसके लिए वोल्टीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए, यानी इनफाइनाइट होना चाहिए। सो ओके, थैंक यू।